हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। हम लोग यहाँ पे आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरे अरब नेशंस में एक क्राइसिस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जो वहाँ के पीएम हैं, कहाँ के, इजराइल के, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई पीस डील साइन नहीं करी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर हमास की तरफ से भी अटैक हो रहे थे और लेबनान की तरफ से भी अटैक्स हो रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट था, पहले हमें जब वही नहीं पता है तो हमें आज की सिचुएशन कैसे समझ में आएगी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि इजराइल और पैलेस्तीन का ये जो विवाद है, या फिर ये जो गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक का जो विवाद है, ये एक्चुअल में है क्या और ये लैंड कौन से हैं। ओके, चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे इस सेशन की। लेकिन उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि डेली बेसिस पे जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है ये रहता है सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे क्लास होता है सुबह 7 बजे, जहाँ पे आपको नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, सारे के सारे सेक्शंस आपके लिए कवर होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। देखो, हिस्ट्री में तो जाना ही पड़ेगा। अब हिस्ट्री में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है जर्मनी की, हिटलर के टाइम की ये इमेज है। हुआ क्या था, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, इजराइल जो हम कहते हैं ना, इजराइल इज़ अ कंट्री, ठीक है, इजराइल जो कंट्री है यहाँ पर ज्यूज रहते हैं। अब आपका सवाल ये बनेगा कि अब ये ज्यूज कौन है, देखिएगा और इस बात को बहुत ही कायदे से समझ लीजिएगा। देखो, द पॉइंट इज, जब हम यहाँ पे ये कहते हैं ना कि यहाँ पे ज्यूज रहते हैं, तो एक समय की बात है जो ज्यूज हैं, या फिर हम ये कह लें कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आती है, क्रिश्चियनिटी आती है, यही तो है ना। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जो जन्म था वो एज अ ज्यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी एक मिथ है, हम मिथ कहेंगे उसको क्योंकि रियलिटी कितनी है ये तो नहीं पता। यहाँ पे एक ऐसा भी मिथ है जो ये कहता है कि ज्यूज जो थे वो एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट को मारना चाहते थे। तो रियलिटी क्या है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि सच है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो ज्यूज लोग हैं, एक तरफ कहा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो इन्हीं में जन्मे थे, यानी कि वो खुद ही एक ज्यूज थे, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो ज्यूज लोग थे वो क्या चाहते थे, वो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को मारना चाहते थे। तो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो यहीं से शुरू होता है, और ये आज से काफ़ी ज़्यादा सालों पुरानी एक प्रथा जो है वो चली आ रही है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी एक स्टोरी है जो चली आ रही है, ठीक है। अब नई चीज़ क्या हुई, देखिए, जब यहाँ पे ऐसा होना शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ज्यूज को अलग से एक एथनिक ग्रुप के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया कि आप क्या हैं, एक अलग, जैसे कि होता है ना हमारे देश के अंदर, इंडिया में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ज्यूज को बोल दिया गया कि आप क्या हो, एक एथनिक ग्रुप हो, यानी कि एक डिफरेंट रिलीजन का उनको दर्जा दे दिया गया, एक अलग उनको ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब इनको अलग से ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया तो इनका रहने का घर भी तो होना चाहिए ना। तो ज्यूज ने ये सोचा कि जब अब हमको अलग कर ही दिया गया है तो अब इन्होंने कहा कि अब हमें क्या चाहिए, हमारा एक घर चाहिए, हमें अलग से एक सेपरेट कंट्री की ज़रूरत है। कहाँ थे ये लोग, कहाँ पे रहते थे, तो जो यूरोप के नेशंस हैं, जहाँ पर आप आज के प्रेजेंट टाइम में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सारी कंट्रीज देखते हो, पहले के टाइम पे यही जो ज्यूज लोग थे वो वहीं यूरोपियन कंट्रीज में रहा करते थे। लेकिन हिटलर ने जिस तरीके से इन लोगों को ट्रीट किया, इन लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। अभी बात करेंगे उसकी स्टोरी के बारे में भी। तो ये जो ज्यूज थे इनकी हमेशा से मांग थी कि इनका अलग से क्या होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, ठीक है। इनकी अलग से जो मांग थी अभी कब बढ़ना शुरू होगी, जब इनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जब इनका शोषण किया जाएगा, तभी तो होगी। तो सबसे पहली बार 1881 का समय आता है जब ये ज्यूज लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे ये लोग रहते थे हर जगह से इन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर जगह पर इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये माइग्रेट करके कहाँ पे जाएंगे, तो ये माइग्रेट करके एक ऐसी जगह पे तो जाएंगे ना जो जगह इनको पता हो कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये लोग सबसे पहली बार माइग्रेट करके जाते हैं कहाँ पर, 1881 के टाइम पे पैलेस्तीन के अंदर। कहाँ जाते हैं, पैलेस्तीन। अब आप कहेंगे वाई पैलेस्तीन, देखिए पैलेस्तीन जो है ना वो पहले से एक कंट्री था, पैलेस्तीन पूरा एक कंट्री था।
आज के टाइम पे जो आप इजराइल देख रहे हो वो पहले के टाइम पे पूरा का पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था। तो वो जो पैलेस्तीन का एरिया था वहाँ पे जो उसकी कैपिटल है जिसे हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं, इस जगह को बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है ये जीसस क्राइस्ट के साथ में जुड़ी हुई है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो ज्यूज़ का माइग्रेशन हुआ वो पैलेस्तीन के अंदर हुआ और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना घर बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। बट अब आपने आज तक इस बारे में सोचा कि इजराइल जो है वो हमेशा यूएसए के इतना करीब क्यों रहता है, या फिर यूएसए जो है वो हमेशा इजराइल की इतनी हेल्प क्यों करता है? चाहे आप इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर लो, इब्राहिम अकॉर्ड भी साइन करवाया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद में भी आप अगर देखें तो काफ़ी सारी ट्रीटीज साइन कराई गई इजराइल की यूएई के साथ में और बाकी नेशंस के साथ में। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर सोचा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे माइग्रेशन हुआ तो इसके बाद में क्या हुआ। सारा खेल शुरू होता है ब्रिटिशर्स के साथ में। कैसे ब्रिटिशर्स के साथ में? देखिए, आपको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर में 1914 से वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और 1915 का समय होता है जब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ओटोमन एम्पायर कहाँ पे थी? अगर आप पूरा का पूरा मैप देखोगे तो जहाँ पे आपको बाल्कन स्टेट मिलती है, यानी कि जो इटली वाला एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूरोप का जो साउथ का एरिया है, वहाँ पे पहले के टाइम पे जो रूलर रूल करते थे उनको ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ओटोमन एम्पायर वैसे भी अगर आप देखो तो आपको टर्की वाले एरिया में भी देखने को मिलती थी उस समय पर। तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे क्या कहा, ये खेल गए गेम। कैसे गेम खेल गए? 1915 की बात है कि ओटोमन एम्पायर को हराने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने अरब नेशंस के साथ में एक वादा कर दिया। किसके साथ में? अरब नेशंस। अरब नेशन आप समझ ही रहे होंगे, टर्की, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, ये जितने भी देश हैं ना, ये क्या है? अरब नेशंस हैं। उस समय पर टोटल 5 अरब देश हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा इन लोगों से, अरब नेशन वालों से, कि काम करो, आप मेरा साथ दे दो इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर, और जब यहाँ पे हम ओटोमन एम्पायर को हरा देंगे तब हम आपको एक गिफ्ट देंगे। तो पूछा गया कि आप क्या गिफ्ट देंगे? तो ब्रिटिशर्स ने इन 5 देशों को ये कहा कि आप अब तक मांग करते चले आ रहे थे कि आपको अलग से अरब नेशंस के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए, तो हम आपको ये रिकॉग्निशन जो है वो दिला देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि आप अभी हमारा साथ दे दो, इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, हम आपको अरब नेशंस का दर्जा दिला देंगे और पूरी दुनिया आपको इसी नाम से जानेगी। उनका बड़ा अच्छा ऑफर है यार, क्यों इस ऑफर को छोड़ना? ठीक है, एक तरफ तो इन्होंने गेम ये खेला, लेकिन आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से गेम खेलेंगे? नहीं। और दूसरी तरफ इन्होंने एक और गेम खेल दिया। क्या गेम खेला? इन्होंने ज्यूज को, जो कि पैलेस्तीन के अंदर उस टाइम पे माइग्रेट करके गए हुए थे, उनको ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस कर दिया कि आज को तुम हमारी हेल्प करो, इन फ्यूचर हम आपको आपके लिए अलग से एक देश बना के देंगे। ऐसे कौन करता है? तो इन्होंने यहाँ पे 2 गेम खेल दिए। एक तो अरब नेशंस को अपने साथ में मिला लिया, दूसरी तरफ यहाँ पे ज्यूज को अपने साथ में मिला लिया। लेकिन आपको ये याद होगा, जब मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि उस टाइम पे अलग अलग ग्रुप में हर एक कंट्री जो थी वो डिवाइडेड थी। तो उस टाइम पे एक तरफ में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इन दोनों की आर्मी जो थी ना वो क्या थी? भैया देखो, सिंपल सी बात है, जब आपने रिवॉल्यूशन पढ़ा था, जब मैंने आपको रिवॉल्यूशन पढ़ाया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरीके से फ्रांस की जो टेरिटरी वगैरह थी उसको रूल कर रहे थे, वो सब बात की बात है। लेकिन जब हम 1915 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दोनों लोग साथ में मिले हुए थे। अब एक तरफ आप देखो तो अरब नेशन साथ में जुड़ चुके हैं ब्रिटिशर्स के, दूसरी तरफ जो ज्यूज़ हैं वो भी ब्रिटिशर्स के साथ में जुड़ चुके हैं, और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। तो ये तो एक ग्रुप बन के तैयार हो गया, और दूसरी तरफ कौन था? ओटोमन एम्पायर। अब क्या होगा, कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? ऑब्वियस है ओटोमन एम्पायर हार जाएगी और ये जो 4 लोग हैं ये जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अरब नेशंस को और ये जो ज्यूज थे इनको ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच वाले लोग हैं ये ऑलरेडी एक और गेम खेल चुके हैं। वो गेम क्या था? सारा खेल जो है ना वो बस घूमते ही जा रहा है। यहाँ पे गेम क्या होता है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की जो आर्मी थी ये लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि जब हम ओटोमन एम्पायर को हरा देंगे तो ओटोमन एम्पायर जितने एरिया के ऊपर रूल करती है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना टर्की, और टर्की किसका पार्ट था? अरब नेशंस का पार्ट था। तो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे,
जो पूरा एरिया होगा ऑटोमन एम्पायर का उसको 2 बराबर से हिस्सों में बांट लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये वॉर ख़त्म होने के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे ही किया और इस पॉइंट पे आते आते इन्होंने पूरे ऑटोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बंटने के बाद में ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है पैलेस्टीन। ब्रिटिशर्स के हाथ में क्या आया? पैलेस्तीन। लेकिन पैलेस्तीन के अंदर उस टाइम पे थोड़ा बहुत माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुका था, ज्यूज जो लोग थे वो ऑलरेडी पैलेस्तीन के अंदर आना शुरू हो चुके थे। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया, है ना? पॉइंट तो ये आया ना कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया। अभी तो अच्छा खासा सब चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर पैलेस्तीन के अंदर ज्यूज आ भी गए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, जर्मनी का जो एरिया था वहाँ पे हिटलर उस टाइम पर रूल कर रहे थे। हिटलर ने क्या किया, हिटलर्स ने वहाँ पर जो पूरी अपनी इनकी सेना थी इनके साथ में मिलके ज्यूज के ऊपर अटैक कर दिया, जो ये सीन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ज्यूज के ऊपर अटैक जब हुआ तो यहाँ से जो लोग थे ये माइग्रेट करके जाना शुरू कर देते हैं पैलेस्तीन के अंदर, और पैलेस्तीन के अंदर ज्यूज की जो आबादी थी वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। ज्यूज समझ रहे हो ना, हम क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और पैलेस्तीन क्या था? मुस्लिम नेशन था, क्योंकि वो अरब नेशन था, ठीक है। अब जब इनकी आबादी वहां पे बढ़ना शुरू हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। धीरे धीरे करके पैलेस्तीन के अंदर जो आबादी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इस जगह को रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने कई बार कोशिश करी कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, पैलेस्तीन के एरिया को थोड़ा सा अलग डिवाइड कर देते हैं और जो ज्यूज हैं उनको थोड़ा अलग डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो धीरे धीरे करके एक टाइम आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लान रिलीज किया जाता है, प्लान ऑफ पार्टीशन। ये जो प्लान ऑफ पार्टीशन आता है 1947 में आता है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं, लोग इसको मानते नहीं हैं। तो 1948 का जब समय आता है तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे से अब ना हो पाएगा, आपका विवाद है, आप जानो, पैलेस्तीन अपना एक अलग देश बना ले, जो ज्यूज लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपना देश अलग बना ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिशर्स इस एरिया को छोड़ के चले गए। बस यहीं से खेल शुरू होता है यूएसए का। यूएसए ने सोचा कि ये जो टेरिटरी है, ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे जो आप ये देखते हो ना कि यूएसए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, तो उसका रीज़न यही है। यूएसए अब ये चाहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छा रखेंगे तो जितने भी अरब देश हैं उन सब के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और हमारी जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पर बनी रहेगी। इसी सोच के साथ में इन लोगों ने क्या किया था, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है। खैर, वो तो जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा वो तो बात की बात है, वो हम अभी बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे 1947 का ये जो प्लान आया था, इस प्लान को आगे चल के यूएन एक्सेप्ट कर लेता है। कौन एक्सेप्ट कर लेता है? यूएन एक्सेप्ट कर लेता है। और यूएन कहता है अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। तो सबने कहा हाँ जी बताइए। इन्होंने कहा कि जो ये पूरा एरिया है, किसका एरिया है? आप एक बार से मैप में देखोगे कि पहले जो पैलेस्तीन था वो ऐसा दिखा करता था, ठीक है। जब यूएन ने एक प्लान लेकर आए, ये प्लान यूएन ने, देखो 1947 में प्लान आता है बट लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्लान का ईयर क्या है? वो तो 1947 ही है। लेकिन यूएन ने इसको आगे चल के एक्सेप्ट किया और यूएन ने यहाँ पर ये कहा कि हम एक काम करते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसमें कुछ हिस्सा जो है वो हम ज्यूज को दे देते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो हम किसको दे देते हैं? पैलेस्टीनियंस को दे देते हैं। कहा गया अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आप ऐसे ही कर लो। और इसके अंदर जो जगह थी जिसका नाम है जेरूसलम, उस जगह को बोला गया कि वो जगह कंप्लीटली रूल करी जाएगी यूएन के द्वारा। क्यों ऐसा कहा गया? आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा था ना कि मैम जेरूसलम को यूएन ही क्यों रेगुलेट करता है? उसका रीज़न यही है कि वो जो जेरूसलम का एरिया है वो बहुत सारे रिलीजन के लिए होली प्लेस है, जैसे कि ज्यूज के लिए है, मुस्लिम्स के लिए भी है और क्रिश्चियनिटी के लिए भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है। तो यूएन ने कहा उस पर्टिकुलर जगह पर इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा, किसी भी कंट्री का रूल नहीं होगा। यानी कि ना तो इजराइल उस जगह को रूल कर सकता है और ना ही पैलेस्तीन उस जगह को रूल कर सकता है। उस पर्टिकुलर जगह को रूल कौन करेगा? यूएन वहाँ पर अपना रूल करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इस कंडीशन पे आके इन्होंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर लैंड का 43% जो है वो हम पैलेस्टीनियन को दे देंगे और जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है वो हम किसको दे देंगे? ज्यूज को दे देंगे, ताकि वो अपना एक अलग से देश बना सके। और यहीं से नाम निकल के आता है किसका? इजराइल का। और 1948 में इजराइल नाम से एक नया देश बन के खड़ा हो जाता है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन
प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी ना, क्योंकि ये कौन थे, ये तो ज्यूस थे। और क्या नाम है, अरब नेशन वालों ने पहले ही बोला था कि इस एरिया में कोई भी दूसरे रिलीजन का नहीं आएगा, क्योंकि ये एरिया पूरा क्या कहलाएगा, अरब नेशंस कहलाएगा। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है, और जो यहाँ पे अरब नेशंस थे उन लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। और ये जो वॉर थी, एक तरफ इजराइल की सेना और दूसरी तरफ पे ये 5 देश मिलके साथ में खड़े हुए थे। कौन से 5 देश, यही सीरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड ऑल, यही सारी कंट्रीज। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तो फिर जीतेगा कौन। आप कहोगे कि ये 5 देश जो है यही तो जीतेंगे ना। इसको बोला जाता है, यहाँ पे ये जो वॉर हुई थी ना, ये इजराइल अरब वॉर के नाम से जानी जाती है 1948 में। और जब ये वॉर होती है तो यहाँ पर इजराइल के अंदर जो ज्यूस थे उनको समझ में आ चुका था कि भाई इतने टाइम से झेल रहे थे, झेलते झेलते अब हमारा देश बन के तैयार हुआ है, तो नाउ इट्स अ फाइट ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पे इन्होंने लड़ना शुरू किया, और यहाँ पे जीत किसकी होती है, इजराइल की जीत होती है, और इन 5 देशों की हार होती है। यहाँ से जो कंप्लीट फ्रीडम मिलती है किसको, इजराइल को, वो कंप्लीट फ्रीडम इनके हाथ में आती है 1949 में। ठीक, 1949 में इजराइल जो है वो एज अ कंट्री तो बन गया है ना, लेकिन इन्होंने एक काम और कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई अब जब लड़ाई हो ही गई है तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज को कैप्चर करना शुरू करेंगे। इसमें जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये गाजा वाला जो एरिया आप देख रहे हो, पहले के टाइम पे ये इजिप्ट के पास में होता था। और ये जो वेस्ट बैंक का आप एरिया देख रहे हो, ये पहले के टाइम पे जॉर्डन के पास में हुआ करता था। ये पैलेस्टीन का पार्ट नहीं था, पहले ये क्या था, ये अलग अलग पार्ट हुआ करते थे। अब इसमें पैलेस्टीनियन कहाँ रहेंगे भाई, उनको भी तो रहने की जगह चाहिए। तो इसी में छोटे छोटी जगह पे इनके सेटलमेंट्स थे जहाँ पे पैलेस्टीन के लोग रहते थे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब पैलेस्टीनियन जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि जगह तो बहुत कम थी, और जगह कम है तो कहाँ पे रहेंगे। तो पैलेस्टीनियंस का यहाँ से माइग्रेशन शुरू हो जाता है, और ये लोग इस जगह को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यार ऑब्वियसली बात है कि जब कोई एक पर्सन है, अगर वो कहीं पर अपनी लाइफ ऑलरेडी जी रहा था, तो उसकी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जब वो माइग्रेट करके जाता है तो वो चीज़ें वहीं पे छूट जाती हैं। और कुछ ऐसे ही इनके साथ में हुआ। और जब पैलेस्टीनियंस यहाँ से माइग्रेट करना शुरू किए तो इजराइल के पास में एक अच्छा मौका था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पर्टिकुलर जगह को कैप्चर कर लिया। क्या किया इन्होंने, इस पर्टिकुलर जगह को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं, इन पूरे एरियाज को कौन कैप्चर कर लेता है, इजराइल ने कैप्चर कर लिया। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि भाई इसके कैप्चर होने के बाद तो पैलेस्तीन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन के आती है 1964 के टाइम पे एक नई पार्टी, और पार्टी का नाम क्या होता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया जाता है। अब ये क्या करेगी, देखिए ये है एक अलग से ग्रुप, जैसे हम आज के टाइम पे कहते हैं ना हमास, उसी तरीके से ये ग्रुप बनाया गया था। और ये ग्रुप आगे चल के इजराइल के द्वारा इसको डिक्लेयर भी किया गया कि ये क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये पर्टिकुलर ग्रुप रूल करना शुरू करता है इस जगह पर, ये वेस्ट बैंक वाली जगह पर ये रूल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चीज़ें बिल्कुल आराम से चल रही थी, बिल्कुल ईजी चीज़ें थी। लेकिन अब जब ज्यूज को ये चीज़ पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया भी किसका है, इजराइल का है, तो लोग अपने एरिया में से सोचेंगे चलो ठीक है पैलेस्टीन वाले एरिया में चल के रहते हैं। लेकिन लोग वहाँ क्यों जाने लगे, अपने घर में रह रहे थे, वहाँ रहना चाहिए था। वो लोग पैलेस्टीन के एरिया में इसलिए जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लैंड था ना, जो कि लैंड का एरिया था, पूरा का पूरा लैंड का एरिया काफ़ी सस्ते दामों पे मिलता था। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा भैया कम प्राइजेस पे एरिया मिल रहा है, चलो वहाँ पे चल के अपना घर बसा लेते हैं। लोगों ने यहाँ पे सेटलमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। सेटलमेंट स्टार्ट होने के बाद में चीज़ें जो थी वो थोड़ा सा इंटरनेशनल इशू बनना शुरू हो गया, और फिर इंटरनेशनली ये बोला गया कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब इलीगल है तो पीस डील भी होगी फिर। अच्छा, अब यहाँ पे यूएन ने कहा कि देखो मैंने यहाँ पर एक प्लान बनाया था, आपने उस प्लान को फॉलो नहीं किया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीस डील साइन करनी पड़ेगी। और यहीं पे साइन होता है एक सीज फायर 1993 में, जिसको बोला जाता है क्या, ओस्लो एकॉर्ड। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे तो दे हैव आस्क्ड मेनी अ टाइम्स कि ओस्लो एकॉर्ड क्या है। तो ओस्लो एकॉर्ड साइन किया जाता है 1993 में। दिस इज़ जस्ट लाइक अ सीज फायर, जिसमें ये डिसाइड हो जाता है कि इजराइल का एरिया अलग और पैलेस्टीन का एरिया अलग, और 1994 में पैलेस्टीन की अपनी सरकार बन के खड़ी हो जाती है। अच्छी बात है,
कहानी फिर से यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए? हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ये मत सोचना रिकॉर्डेड है तो फिर हाँ ठीक है चलो चलेगा। नो, यू हैव टू राइट। अच्छा, अब क्या हुआ? अब दो अलग अलग सरकारें तो थी, है ना? तो दो अलग अलग सरकारें, तो दो लोगों के नाम भी होंगे। तो इजराइल में उस टाइम पे जो पीएम थे और पैलेस्तीन की तरफ से जो नई सरकार बन के खड़ी हुई थी, यहाँ से जो प्रेसिडेंट थे, इन दोनों लोगों के बीच में क्या होता है, एक सीज फायर साइन हो जाती है। पैलेस्तीन की तरफ से आप देखेंगे तो यासिर अराफात, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम है, आपने ये नाम सुना होगा, यासिर अराफात पैलेस्तीन की तरफ से। और ये जो इजराइल वाला एरिया था, यहाँ से कौन थे? रेबिन थे उस टाइम पर पीएम। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक सीज फायर साइन कर ली। बहुत अच्छा मौका था। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों लोगों को नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 1994 में, कि आपने ये काफ़ी अच्छी डील साइन करी है। आपने अगर अभी लेटेस्ट में देखा हो तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड भी साइन कराया गया था, जो यूएसए ने साइन कराया था, किसके लिए? इजराइल के लिए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम था वो नॉमिनेट किया गया था। तो दैट वाज द रीज़न। यही तो वो रीज़न है कि इजराइल को लोग यहाँ पर एक देश नहीं मानते थे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसको देश मानना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? एक पीस का काम है ना, शांति का है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वो नॉमिनेट हो गया, किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। दैट्स अ रीज़न। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? चीज़ें बिल्कुल आराम से चल रही थी, लेकिन कहानी में फिर से आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं। समय आता है 1995 का, और यहाँ पे एक और घटना हो जाती है। जो जूइश लोग थे ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी जो होते हैं लोग। तो इसी में एक ज्यूज होता है, वो क्या करता है? इजराइल के पीएम की हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यूज का कहना ये था कि पैलेस्तीन के एरिया को जब हम पूरा पूरा कैप्चर कर सकते हैं, देन वाई वी आर गिविंग द लैंड एरिया टू देम। हम उनको वो छोटा सा भी लैंड का एरिया क्यों दे रहे हैं? नॉट नीडेड। तो यहाँ पे जब पीएम की हत्या कर दी जाती है 1995 में इजराइल के पीएम की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बदल जाता है हेट्रेड में। किस में? हेट्रेड में। और हेट्रेड में बदलने के बाद में यहीं पर आप देखेंगे तो एक और ग्रुप निकल के आता है। ग्रुप बना तो बहुत पहले था, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन अब यहाँ से एक ग्रुप निकल के आता है जिसका नाम है हमास, और उसने कैप्चर कर लिया गाज़ा के एरिया को। और आगे चल के अगर आप देखेंगे तो एक टाइम आता है 2007 का, उसे बोला जाता है बैटल ऑफ गाज़ा। कौन सा? 2007 का समय आता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ गाज़ा। उसमें क्या होता है? दो हिस्से, एक है ये गाज़ा वाला और ये एक है वेस्ट बैंक वाला। इस एरिया को रूल करना शुरू करता है पीएलओ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पीएलओ बना था, वो इस एरिया को रूल करता है। और एक हिस्सा कौन सा है? ये गाज़ा वाला। ये दोनों अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाते हैं, और ये लोग अब मांग यही करते हैं कि हमारा जो एरिया है आप उसको खाली कर दीजिए। तो इन शॉर्ट, आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो जो अटैक हो रहे हैं, वो अटैक सबसे पहले गाज़ा वाले एरिया से शुरू होते हैं, जिसको यहाँ पे आयरन डोम नाम का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो लेबनान की तरफ से भी अटैक हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, कौन लोग हैं? जो पैलेस्तीन के लोग हैं, वो माइग्रेट करके कहाँ गए? लेबनान के अंदर भी गए। और लेबनान में जो लोग रहते हैं वो कौन है? शिया मुस्लिम है। और जो पैलेस्तीन में रहते हैं वो सुन्नी मुस्लिम है। यानी कि फिर से एक नया कॉन्फ्लिक्ट। तो लेबनान चाहता है कि ये लोग माइग्रेट करके हमारे देश में ना आए। तो लेबनान के पास में एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है हिजबुल्ला, और वो हिजबुल्ला ग्रुप क्या इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। अब आज की जो सिचुएशन है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सुबह की न्यूज़ के हिसाब से इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि हम किसी भी तरीके की कोई पीस डील साइन नहीं करेंगे, ना तो गाज़ा वाले एरिया में किसी के साथ, ना तो लेबनान वाले एरिया में किसी के साथ में। अब हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर चीज़ को फेस करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन आता है सिर्फ एक लाइन में, कि ये सारा जो विवाद है ये है कॉलोनाइजेशन ऑफ इजराइल, या फिर आप ये कह लो कि इजराइल के द्वारा जो यहाँ पे पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर जगह को कैप्चर किया गया, वही सारा खेल यहाँ पर आज इस सिचुएशन पे पहुँचा चुका है।
ठीक है, चलिए अच्छा, आई होप कि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हर कंट्री जो है वो इसी वाले मैप को फॉलो करती है, क्योंकि ये मैप तो अब नहीं रहा। और डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम प्लान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है, चाहे गोलन हाइट्स हो या फिर आपका डेड सी हो, दीज एरिया बिलोंग टू इजराइल, ऐसा कहना है किसका, डोनाल्ड ट्रंप का, बिकॉज ही इज द सपोर्टिव बॉडी फॉर द इजराइल। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम इस सीरीज को और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सके। और पैलेस्तीन की जो मांग है वो आज भी वही है, फ्रीएस, और फ्रीडम की जो डिमांड है वो सिर्फ पैलेस्तीन में नहीं, काफ़ी सारे देशों में है। बट वही बात है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो एक ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं यहाँ पे, तो अब इस डिमांड को यहाँ पे गाज़ा की तरफ से उठाया जा रहा है कि हाँ आप क्या करिए, पैलेस्तीन का जो एरिया उसको फ्री कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए अच्छा, तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली क्या करना है, एक बार से लाइक और शेयर करने की होती है। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ लगी कैसे, ताकि इसी के आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके से करके आगे भी चीज़ों को जोड़ा जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दें कि आपका जो नया बैच स्टार्ट होना था, जो मैंने कहा था 20 से स्टार्ट होगा आपके पेड बैच में, ताकि आप जीएस के हर एक कॉन्सेप्ट को, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ सको। उसके लिए बैच आपका स्टार्ट होगा 26 तारीख से, और 26 मई से बैच जब शुरू होगा तो आपको इसमें मिल रहे हैं कुछ प्रॉफिट्स। 1 साल के लिए बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो 2 महीने का एक्सटेंशन है, और 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 4 महीने का एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन आपको कितने में मिल रहा है, 6000 रुपीज़ में। कोड विल बी Krati10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, सो दैट आप इसको ज्वाइन कर पाएँ। ये बैच सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, आप रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस बैच इज फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। एंड आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।